एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे कि बच्चे हम ईयर वाइज जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ एक जैसे कि 2021 का मैं पार्ट ए लेके आई थी, तो कुछ एक क्वेश्चन उसके थे और कुछ एक क्वेश्चन 2022 के थे। तो इसमें आपको मिक्स मिलेंगे और इस वीडियो से आपके दोनों साल के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशन ऑन देयर सेल वॉल्स। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा लिविंग सेल है जिसकी सेल वॉल पर परफोरेशंस होती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़िए, बास सेल्स, वेसल्स, ट्रैकिड या सीव सेल्स। तो आपको पता होने चाहिए कि सीव सेल्स जो होते हैं हमारे ऐसे लिविंग कंपोनेंट होते हैं। देखो इन्होंने लिविंग सेल भी पूछा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग कंपोनेंट होते किसके, आपको पता है हमारे फ्लोएम टिश्यू के। ठीक है, और इनकी एंड वॉल पर बहुत सारे पोर्स होते हैं। दे हैव, और इनकी एंड वॉल्स हैव मैनी स्मॉल पोर्स सच एज, जिसे हम बोलते हैं परफोरेशन, और या फिर सीव सीव पिट्स बोलते हैं हम उन्हें, सीव पिट्स। क्या बोलते हैं हम उन्हें, सीव पिट्स। जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल का थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड मटेरियल का, वो किससे होता है, आपके सीव पिट से। वेसल्स और ट्रैकिड जो होते हैं वो किसके कंपोनेंट होते हैं, जाइलम के कंपोनेंट होते हैं। इनके पास भी परफोरेशंस होते हैं, इनके पास भी पिट्स होते हैं, पर ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, ये मरे हुए होते हैं। बास्ट सेल्स फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ये भी टिपिकली कैसे होते हैं, डेड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पोर्ट देते हैं, जो मैकेनिकल स्पोर्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल is known as the secondary productivity. In an ecosystem, maximum energy is stored at producer level. Ecosystem term was coined by Odom. Rate of which organic molecules are formed in an autotroph is called gross primary productivity. तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यही होता है, रेफर्स टू द रेट एट विच कंज्यूमर स्टोर एनर्जी इन देयर बायोमास। कि मतलब जो उनकी एनर्जी स्टोर होती है इन देयर बायोमास, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। रेफर्स टू द रेट एट विच कंज्यूमर्स। अब यहाँ पर कंज्यूमर आपके कौन से हो सकते हैं, हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, यस बिल्कुल करेक्ट है। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स लेवल पर ऑक्यूपाई सबसे, वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं वो। ठीक है, और उसी की वजह से वो सारी एनर्जी को कैप्चर करते हैं सन से, और एनर्जी जो है उनकी डिक्रीज होती है जैसे ही वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज एज इट मूव्स अप द फूड चेन। जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इकोसिस्टम टर्म ओडम ने दिया था, नो ये ओडम ने नहीं दिया था, ये दिया था, आपको पता होना चाहिए, एजी टेंसले ने। ठीक है, कब, 1935 में। ओडम, अब ओडम के बारे में भी सुन लो। ओडम को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। ठीक है, rate at which organic molecules are formed in an autotroph is called gross primary product. तो gross primary product क्या होता है, ये रेट होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो ये बात बिल्कुल सही है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है, ये ऐसा रेट होता है जब ऑर्गेनिक मैटर को क्रिएट किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉन्गली मैच कौन है इसमें, आप पढ़ लो ऑप्शन, टेंडन कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री, रेड मसल्स, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, फाइब्रस फाइबर। तो इसके अंदर टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात बिल्कुल सही है। टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से अटैच करता है। स्मूथ मसल्स भी करेक्टली मैच है, ये कैसे होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। रेड मसल्स, मायोग्लोबिन, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
बाइंडिंग प्रोटीन, इसके अंदर मायोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो उसे क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है। ट्रोपोनिन एक कनेक्टिव टिश्यू है, नो। ट्रोपोनिन एक ग्लोबुलर, सॉरी, ट्रोपोनिन एक क्या है, फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। स्पेसिफिकली ये कॉम्प्लेक्स है 3 रेगुलेटरी प्रोटीन्स का, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये फाइब्रस प्रोटीन नहीं है। ठीक है। ग्लोबुलर जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स होता है 3 रेगुलेटरी प्रोटीन का। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, क्या बता पाई थी वो, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कुछ एक बेसिस थी वो, कुछ एक लॉज की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ, डाल्टन ने इसे एक्सप्लेन किया था कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ना ही उन्हें हम बना सकते, ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसमें याद रखना कि इसमें क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में आपके जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ जो था एक्चुअली डाल्टन के द्वारा फॉर्म किया गया था एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। ठीक है, ये भी उसके द्वारा ही किया गया था। पर लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, इसके अंदर जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने रेडियोएक्टिविटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि रेडियोएक्टिविटी खुद क्या कहती है, रेडियोएक्टिविटी कहती है कि ये बोलती है, रेडियोएक्टिविटी कहती है कि यहाँ पर क्या होगा, सब एटॉमिक डिके होगा एटम्स का, सब एटॉमिक डिके ऑफ एटम्स। जबकि डाल्टन तो खुद ही बिलीव करते थे कि वो इंडिविजिबल होते हैं, तो ये नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2 एंड 4 होगा, 3 नहीं होगा, सॉरी मैं बैड, क्योंकि हमने रेडियो एक्टिविटी को नहीं एक्सप्लेन किया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। रीड कर लो ऑप्शंस एक बार, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगी। The molecules of a gas occupy all the space available। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सारा का सारा स्पेस ले लेते हैं। ठीक है। हम्म, हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी ये होती है, देखो गैस की प्रॉपर्टी यही होती है कि गैस जो होती है मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, सारा स्पेस ले लेते हैं और बहुत नेग्लिजिबल फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर कोलिजन के अलावा। द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, नो। ठीक है, रेगुलर पैटर्न नहीं होते, मॉलिक्यूल्स आसपास होते हैं पर वो फिक्स रेगुलर पैटर्न में नहीं होते, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए और एक दूसरे की स्लाइड करते रहते हैं, इसलिए लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं और किसी भी शेप को ले लेते हैं कंटेनर की। ठीक है, आपको पता है ये बात। अब सॉलिड की मैं बात करूं तो वाइब्रेट करते हैं फिक्स पोजीशन पे, हाँ, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं रेगुलर फिक्स रिपीटिंग पैटर्न में और वही अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। और molecules in a gas exert like negligible small forces on each other except during collision। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, सारा स्पेस अवेलेबल को ले लेते हैं और नेग्लिजिबल फोर्स ही लगाते हैं जब एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोलिजन के अलावा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन रीड्स कर लो आप, इनमें से भी आपको नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है
क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल जो होते हैं एनर्जी लेते हैं और जब फास्ट मूव करते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बढ़ती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है, ठीक है, और वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। हाँ, कंटिन्यूस कोलिजन की वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, इसे ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। Particles of the energy of the particle, kinetic energy of the particles in all matters remains the same at a particular temperature। ये बात गलत है, वो एक टेम्परेचर पर सेम नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है वो मेजर होता है टेम्परेचर के ऊपर, वह टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर हम बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जो होती है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, वो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग होती है, अलग अलग गिवन टेम्परेचर पर। ये कुछ एक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो जैसे हाफ mv², ठीक है, तो ये मास पर डिपेंड करेगी, अलग मास होगा, अलग वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, ठीक है। स्टेट पर डिपेंड करती है, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ एक सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड का, कुछ पार्टिकल्स बहुत फास्ट फास्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सेम है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साइंटिस्ट ने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया था न्यूक्लियस के अराउंड। तो ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स का कंसेप्ट दिया था वो है नील्स बोर। कौन से है? नील्स बोर। अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम, जो हमारा बोर मॉडल था एटम का, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेडिएट नहीं करते एनर्जी का, जिसकी वजह से एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा ऐश इज। देखो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेसिकली ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है NaHCO3, ठीक है। तो इसके अंदर सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और आपका सोडा ऐश, सोडा ऐश होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये होता है Na2CO3। इसमें सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दोनों में आप देख पा रहे क्या कॉमन नहीं है? हाइड्रोजन, ठीक है। सॉप कैसे फॉर्म होते हैं? सॉप आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कास्टिक सोडा। तो सोप आपको पता होने चाहिए केमिकल प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन में जो एस्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो एस्टर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एस्टर प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, या जिसे हम बोलेंगे कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और आपका क्या बन जाता है? सॉ बन जाता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं या तो एल्डिहाइड की या फिर कीटोन्स की, एल्डिहाइड की या फिर कीटोन्स की, तो ये नहीं बनाते। अल्कोहल्स, क्योंकि ये ग्लिसरॉल के बाय प्रोडक्ट से बनते हैं। अल्कोहल जो प्रोड्यूस होते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, अल्कोहल्स अगर प्रोड्यूस एज ए बाय प्रोडक्ट तो फिर इसलिए ये स्टार्टिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अल्कोहल तो बन नहीं रहा है। फिनोल्स क्या है? ये रिएक्ट करते हैं बेस के साथ फिनॉक्साइड्स बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए नहीं, ठीक है। और एस्टर्स की बहुत अच्छी स्मेल होती है। कोलन कायमा के बारे में गलत स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन रीड करो एक मिनट। देखो, क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है, तो कोलेनकाइमा सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है जो उनकी आउटर लेयर ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
कोलेनकाइमा से इजी बेंडिंग हो जाती है विदाउट ब्रेकेज ऑफ यंग स्टेम, ये बात भी बिल्कुल सही है। वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जिसकी वजह से वो बेंडिंग हो जाती है। उसके कॉर्नर जो होते हैं वो थिकेंड होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। नो, कॉर्नर्स थिक होते हैं, उसके कॉर्नर्स थिक होते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर वो या तो होंगे सेलुलोज की वजह से, या होंगे हेमी सेलुलोज की वजह से, या फिर वो होंगे पैक्टिन की वजह से, और लिग्निन की वजह से नहीं होते। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है कोलेनकाइमा में, हाँ। कोलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यू होता है, मतलब वो एक्टिव होता है, इसका मतलब ये है कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो, अगर हमें किसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होते हैं मोल्स गुना में Na। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मोलर मास, गिवन मास बाय में मोलर मास। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर अगर हम बात करें तो देखो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 2, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे 1/2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में N2 का अगर हम बात करें तो 28 होता है इसका, तो 1/28 अप्रोक्स 0.035, और ये हो जाएगा अप्रोक्स 0.5। अब मैं बात करूं CO2 की, तो आपको पता है इसका होता है 44, तो 1/44 इज 0.022। फिर है आपका CH4, तो 1/16, 0.062। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका स्मॉलेस्ट मोलर मास है, जिसका मोलर मास स्मॉल होगा उसी के अंदर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है बीटी के बारे में, तो कंसर्न्ड बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, नो। ठीक है, आपको ट्रू बताना है, तो ये बात गलत है। जो बैक्टीरियम जो होता है उसके पास प्रोटॉक्सिन्स होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, ना कि एंटीटॉक्सिन्स। द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, तो ये बात सही है। जो बीटी स्ट्रेन जो होते हैं वो नोवेल बायो इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिन्स। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन्स इन द बैसिलस, नो। जो टॉक्सिन जो होते हैं वो इसके अंदर कैसे होते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, वो तभी एक्टिव होते हैं जब वो इंसेक्ट की एल्कलाइन पीएच वाली गट में जाते हैं। ठीक है, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स एंटर्स द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टेरिलाइज इट देन प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं वो पोर्स क्रिएट करते हैं कहाँ पे जाने के लिए, मिड गट एपिथेलियल सेल्स में जाने के लिए, मिड गट एपिथेलियल सेल्स में। उसकी वजह से सेल के अंदर स्वेलिंग होती है, लाइसिस होता है, और इवेंचुअली जो डेथ होती है पेस्ट की, तो ये ओवरी या फिर ओवरी और स्टेरिलाइजेशन को अटैक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अमाइनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, मिथ्योनिन। तो ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला है इसका AUG। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑलवेज बिगिंस विद मिथ्योनिन, प्रोकैरियोट्स के अंदर एन फॉर्माइल मिथ्योनिन यूज किया जाता है, तो हमेशा जो होता है वो होता है मिथ्योनिन। इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आप सारे, तो एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, ये बात बिल्कुल सही है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसके अंदर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। जो वेक्टर यूज किया जाता है प्लांट
जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कॉस्मिड के अंदर भी ये सही है, ये हाइब्रिड वेक्टर्स होते हैं जो क्लोन किए जाते हैं लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए। राइबोजियम ए राइजोबियम ए सिम्बायोटिक एंड टू फिक्सर, तो ये सिम्बायोटिक होता है, ये बात गलत है, ठीक है, ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है, ये सिम्बायोटिक नहीं होता। ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ताकि वो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव जीन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें करेक्ट मैच बताना है आपको, तो नियंथिस जो होती है ये पढ़ लो एक बार ऑप्शंस, तो करेक्ट मैच आपको पता होना चाहिए। वो है हेट्रोनेरिसिस, ए सेक्सुअल फेज ऑफ नेरिसिस। हेट्रोनेरिसिस एक सेक्सुअली मैच्योर फ्री स्विमिंग स्टेज होती है किसकी, नेरिसिस की। बोट्राइल टिश्यू जो होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है लीच का, ना कि नियंथिस का। लग फॉर्म भी एक कॉमन नेम होता है किसका कॉमन नेम होता है, एरेनिकोला का। और ये जो होता है ये इसके लिए ये जो जाना जाता है वो यूज किया जाता है हमारे पार्च बेंट फॉर्म के लिए, ठीक है। अर्थवॉर्म सकर्स नहीं करते हैं, सकर्स किसके अंदर पाए जाते हैं, लीच के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, किस पेयर के अंदर जो एलिमेंट जो है वो सेम पीरियड में होते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन से देखिए आप, सल्फर और सेलेनियम ये थर्ड पीरियड के अंदर है, ये फोर्थ पीरियड के अंदर है, तो ये नहीं होगा। ये फिफ्थ पीरियड के अंदर है, ये फोर्थ पीरियड के अंदर है कैल्शियम, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये कैल्शियम भी फोर्थ पीरियड में है, ये भी फोर्थ पीरियड में, ये बात बिल्कुल सही है, ये दोनों फोर्थ पीरियड में, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो गए, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हायरार्की के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ए ई बी डी, तो ये ऑप्शन नंबर है, ठीक है। एक बैनियन ट्री है वो 300 ईयर का है लगभग, अगर फुली ग्रोन बैनियन ट्री को हम बर्न करते किसी भी थर्मल पावर प्लांट में, ताकि उसे हम से एनर्जी कन्वर्ट कर सके और सेम ट्री लगा ले, तो क्या होगा, ठीक है। ये कार्बन न्यूट्रल पे क्वेश्चन है। द प्रोसेस, आप उसे बर्न कर रहे हैं, देखिए अगर आप बैनियन ट्री को बर्न कर रहे हैं तो वो मतलब जैसे अगर हम बात करें तो वो जैसे हम उसे बर्न कर रहे हैं तो कार्बन जो उसके अंदर स्टोर थी जो 300 ईयर से वो रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वो लगभग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर वो इंस्टेंट ही रिलीज होगी। और अगर आप न्यू ट्री को प्लांट करते हैं तो न्यू प्लांट ट्री जो है वो जो एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत स्लोली, तो लगभग 300 साल लग जाएंगे हमारे नए नए नई ट्री को ग्रो होने में और वो सेम एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। और ये जो जो ये रिलीज है वो इमीडिएट है, ठीक है। पर इसका जो जो एब्जॉर्प्शन है उसको बहुत साल लग रहे हैं, तो ये कार्बन न्यूट्रल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कार्बन न्यूट्रल कैसे हो सकता है, इमीडिएट टाइम में नहीं हो सकता, क्योंकि रिलीज होगा एकदम से, एब्जॉर्प्शन होगा स्लो स्लो, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है कार्बन न्यूट्रल होगा बहुत सालों के बाद, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई ये गलत बात है दोनों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वो टाइम लेगा, कार्बन न्यूट्रल वो हो सकता है पर वो इट विल टेक टाइम। इनमें से कौन सा प्राइमरी टाइप्स का सॉइल नहीं है उसके टेक्सचर के बेस के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए टेक्सचर के बेस के हिसाब से 3 होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले, तो ऑप्शन नंबर बी लोम नहीं है, लोम एक प्राइमरी टाइप नहीं है, ये मिक्सचर होता है 3 प्राइमरी टेक्सचर्स का, ठीक है। और ये आइडल होते हैं आपकी गार्डनिंग के अंदर।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? तो आपको पता है ब्लू विट्रोल, इसका तो फॉर्मल में ही है कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर। वॉशिंग सोडा में भी Na2CO3 डॉट 10 वाटर। जिप्सम में भी है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर। बेकिंग सोडा के अंदर नहीं है NaHCO3, इसके अंदर नहीं। ठीक है। अच्छा, अडेप्टर मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है आपका? वो आपको पता होना चाहिए, वो था आपका tRNA। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था अडेप्टर मॉलिक्यूल का, जो जेनेटिक कोड mRNA के ऊपर दिखता है और साइमल्टेनियसली बाइंड होता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ, इसे हम बोलते हैं tRNA। ठीक है। tRNA को अडेप्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि अमीनो एसिड लिंकर होता है, इसका वन एंड जो होता है वो tRNA के साथ कैरी होता है। ठीक है। एंटीकोडॉन लूप बनाता है, ट्रांसलेशन ब्रिज बनाता है, तो इसी वजह से जो आपका अडेप्टर मॉलिक्यूल है वो कौन सा होता है आपका? tRNA। During smelting, an additional substance is added which combines with impurities to form a dash। क्या बनाता है वो? तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है? स्लैग। फ्लक्स क्या होता है? जो एडिशनल सब्सटेंस ऐड किया जाता है ताकि impurities को रिमूव किया जा सके। ठीक है। गैंग क्या होता है? जो अर्थ impurities होती है उसे हम बोलते हैं। स्लैग क्या होता है? जो फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनता है जब फ्लेक्स जो होता है वो कंबाइन करता है किसके साथ? गैंग के साथ। ठीक है। एक फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो स्पॉन्टेनियसली डिके करता है किसी भी प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और क्या बनाता है साथ में? बीटा माइनस। ठीक है। ये जो डिके होती है, एक जो न्यूट्रॉन होता है वो जो स्पॉन्टेनियस बीटा माइनस डिके के अंदर जाता है, इस प्रोसेस के अंदर एक जो न्यूट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर करता है किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉनों में, जिसे हम बोलते हैं बी। ठीक है। न्यूट्रॉन डिके करता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको पता है इसका ऑप्शन कि ट्रोपोनिन जो है आपका वो फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, वो ग्लोबुलर है। ये मैंने अभी पढ़ा है आपको, ये रिपीट हो गया। ये भी रिपीट है। डाल्टन, ये भी सही है, ये भी रिपीट हो गया है। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स Which of the following metals is present in the anode mud during electrolytic refining of copper? जब आप कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो कौन सा आपको एनोड मड पर मिलता है? तो वो कौन है आपका? गोल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे होते हैं कॉपर की, तो ऐसा क्रूड जो कॉपर जो होता है, क्रूड कॉपर जो होता है वो एनोड पर एक्ट करता है। हमें पता है कि जो क्रूड कॉपर होगा हमारा वो एनोड पर होगा, और इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती हैं उसे हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है। तो मोर रिएक्टिव के अंदर जैसे कि जिंक, निकल और आयरन, वो सीधा का सीधा इलेक्ट्रोलाइट में जाके डिसॉल्व हो जाती हैं। जबकि जो लेस रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटिनम हो गया आपका, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब डिसॉल्व नहीं होती और नीचे आके सेटल हो जाती है, और इसी को और इन्हीं से हमारी कलेक्शन पॉसिबल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोड मर्ड की फॉर्म में। तो कौन हो जाएगा आपका? गोल्ड। ठीक है। इनमें से कौन सी क्रॉप है जो लोमी सॉइल के अंदर ग्रो नहीं कर सकती? तो लोमी सॉइल एक बैलेंस्ड मिक्सचर होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया किसका, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे थे, एक बार सॉइल के बारे में पूछ लिया, एक बार क्रॉप के बारे में पूछ लिया। तो सैंड, सिल्ट और क्ले का। ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और ये आइडियल होता है किसके लिए? वीट के लिए, पल्सेस के लिए, कॉटन के लिए, पर ये पैडी के लिए आइडियल नहीं होता है। जो हमारे पास राइस या हमारा पैडी होता है, उसको सॉयल चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छा क्ले कंटेंट हो।
ठीक है, क्योंकि उसको पानी के अंदर रहना होता है लंबे पीरियड के लिए। लॉमी सॉइल जो होगी वो तो जल्दी से ड्रेन कर जाएगी, तो वो स्टैंडिंग वाटर को मेंटेन नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए आपकी क्लेई वैसे क्लेई सॉइल, ठीक है, पैडी के लिए। द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द, ये भी हो गया हाइड्रोजन, क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, कौन सा प्लेनेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं? ठीक है, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं? तो आपको पता होना चाहिए सैटर्न, यानी जो आपका शनि है वो सबसे ज्यादा उसके सैटेलाइट्स होते हैं। हम मानते हैं कि उसके पास 146 अनकन्फर्म्ड मून्स है, ठीक है। और अगर हम जुपिटर पे जाएं, जुपिटर पे तो उसके पास 95 नॉन मून्स है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होते और वाटर में ड्रिफ्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमारे प्लैंकटन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्विमिंग एबिलिटीज होती हैं और वो टाइड्स और करंट्स के साथ चले जाते हैं। नेक्टोन क्या होते हैं? ये ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो एक्टिवली जो है स्विम करते हैं पानी के अंदर, ठीक है, जैसे फिश होगी इसके अंदर, वेल्स हो गए। प्लूस्टॉन क्या होते हैं? जो इंटरफेस पे रहते हैं एयर और वाटर की, ठीक है, और इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो एयर में होता है। सेस्टर्न क्या होते हैं? जो टोटल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर होता है पानी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन एक रबी क्रॉप नहीं है? तो खरीफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये तब उगाई जाती है जून से लेके जुलाई में, और हार्वेस्ट कब किया जाता है इसका? सितंबर टू अक्टूबर। और रबी क्रॉप क्या है? ये सारे हैं ग्राम, मस्टर्ड, पी, ये सब रबी क्रॉप है जिन्हें हम अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक ग्रो करते हैं और मार्च से अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इस वाले वीडियो का। इवेपोरेशन से क्या होता है? ठीक है, तो इवेपोरेशन कब बढ़ेगा? तो कब बढ़ेगा वो? आपको पता है इवेपोरेशन के लिए अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दो, ठीक है, तब बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तब बढ़ जाएगा। आप एयर या विंड स्पीड बढ़ा दो तब बढ़ जाएगा, पर आप ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो घटेगा। तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कम। तो कॉमन सॉल्ट और ये सब नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज हो जाएंगे और उसकी वजह से अच्छा इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ते ही बहुत काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही ये वाले जो 2021-22 के क्वेश्चंस होते हैं खत्म। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में 2023 के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।